हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, अगर आप में से कोई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल एंड टेस्ट जो है देखने को मिलेंगे, यानी आपको मात्र 249 रुपीज में मिलेंगे। आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से खुद को रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज की डिस्कशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को, जो कि एक टॉपिक है हमारे जेके पोर्शन में। इस पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, एंड इसका पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे हमने 31 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था। तो आज उसको ही हम कंटिन्यू करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एनबीए स्टैंड्स फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी, नेशनल बॉटनिकल असेसमेंट, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। लेकिन एनबीए हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, किसी और सब्जेक्ट में इस एब्रीवेशन की कोई और नाम भी हो सकता है, लेकिन एनवायरमेंट इकोलॉजी में एनबीए जो है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम जब देखते हैं, तो ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। एंड इसके साथ जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि ये बनाई गई थी 2003 में। ओके, एंड ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है एंड एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। ये किस चीज से डील करती है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। ओके, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बीडी लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इसका एडवाइजरी रोल भी है एंड रेगुलेटरी रोल भी है, आप ये याद रखेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो हैं तमिलनाडु में, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जो किसी एक्ट के अंडर आती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, अंडर विच सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ओके, तो एक एक्ट है हमारे पास जिसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। एंड ये पास हुआ था 2002 में। यहाँ पे आपको डेट भी दी गई है वहीं से। तो हमें बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करती है लोकल बॉडी से, एंड वो जो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस वाले एरियाज होते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करती है। ओके, तो अभी तक आपने सुना होगा रामसर साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भी हैं इंडिया में, आप ये भी याद रखें। ओके, तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं ये हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का सेक्शन हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सेक्शन 37। ओके, सेक्शन 37 इसके अंडर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं। एंड ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में यू नो एनेक्ट हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो ये एनबीए मैंने आपको ऊपर बताया ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये इसी एक्ट के यू नो ये इसी एक्ट के बाद बनाई गई, ताकि इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। ओके, फिर इसके बाद एनबीए 2003 में बनाई गई। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो अब हमें बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन साइट्स में से कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, आप ऑप्शन नंबर ई देख पा रहे हैं ना, ए बी सी डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबो। ओके, थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने रखा है, तो ऑल ऑफ द एबो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए बी सी डी भी वही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ए बी सी डी मतलब ये चार की चार जो है ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। एंड मैंने आपको बताया किसके द्वारा। तो अब सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया हमारे पास 2002 में। उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आई 2003 में। ओके, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड यही फिर क्या करती है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करती है। एंड यहाँ पे हमारी सारी जो है ये बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स
है इंडिया में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप जो ये अमीनपुर लेक देख पा रहे हैं ना, अमीनपुर लेक ऑप्शन नंबर ए में, तो मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट वाटर बॉडी थी जिसको क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इंडिया में ये फर्स्ट वाटर बॉडी थी जिसको क्या किया गया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। एंड मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है, ये है हमारा तेलंगाना में। तेलंगाना आपको पता है ना, तो तेलंगाना में है ये। ओके, तेलंगाना वही है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। एंड आंध्र प्रदेश वही स्टेट है जो 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट बना इंडिया में। मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजूली आइलैंड का ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद से पता करें कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये एक रिवर आइलैंड है। ओके, तो आप देख लीजिएगा किस रिवर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाज साइंड इन। तो ये हमारे पास एक कन्वेंशन है, आप ऐसा समझें सिंपल लैंग्वेज में, तो एक ट्रीटी है जो साइन की गई कब, हमें ये बताना है, सॉरी कहाँ पे साइन की गई हमें ये बताना है। मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, स्वीडन। ओके, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, स्वीडन में कहाँ पे, स्टॉकहोम में। ओके, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में ये साइन की गई स्वीडन में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं स्वीडन में क्या होता है, स्वीडन में 5 नोबल प्राइजेस दिए जाते हैं। एंड एक जो है नोबल प्राइज फॉर पीस, ये नॉर्वे में दिया जाता है, ये स्वीडन में नहीं दिया जाता। तो आउट ऑफ 6 नोबल प्राइजेस, 5 नोबल प्राइजेस आर गिवन इन स्वीडन एंड रेस्ट द रिमेनिंग वन दैट इज नोबल प्राइज फॉर पीस, ये दिया जाता है नॉर्वे में, ओस्लो में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इसके बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं कि स्वीडन में तो साइन की गई, लेकिन डेट क्या है, डेट भी तो ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो ये साइन की गई 2001 में एंड ये इफेक्ट में आई 2004 में। ओके, तो ये था हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। ये असल में क्या है, ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से जो इफेक्ट थ्रेट्स हैं ह्यूमन लाइफ को, ये उसको रोकने के लिए है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी कुछ होते हैं जिनसे थ्रेट हो सकता है एनवायरनमेंट को। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन एम्स टू रिड्यूस द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट्स। ओके, तो अब कौन सी कन्वेंशन है, कौन सी यहाँ पे दी गई कन्वेंशन में से कन्वेंशन है जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट जो है उनको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट मतलब कि फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती हैं कंट्री टू कंट्री, तो उसी को ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हैज़ार्डस वेस्ट हैं, हैज़ार्डस वेस्ट जो हैं उनकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी कन्वेंशन जो है साइन की गई है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बेजल कन्वेंशन। ओके, बेजल कन्वेंशन साइन की गई थी ताकि हैज़ार्डस वेस्ट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। बाकी के दो ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल, तो ये हैं सप्लीमेंट्री किसके, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स हैं। एंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 2002 में साइन की, सॉरी 2000 में साइन किया गया एंड 2003 में ये फोर्स में आया। एंड नगोया प्रोटोकॉल की बात कम करें तो नगोया प्रोटोकॉल जो है ये कब साइन किया गया, 2010 में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन। तो अब हमें बताना है कि रामसर कन्वेंशन जो है ये साइन की गई 1971 में। एंड कहाँ पे, ईरान में। रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पे ये साइन की गई। अब हमें बताना है कि इसका जो है इफेक्ट का कब से ये मतलब इफेक्ट में कब आई, एनफोर्स कब हुई है। मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं ना, एनफोर्स ये इस ईयर से हुई। तो आप ये याद रखें, साइन ये 1971 में हुई थी, रामसर ईरान, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ 2 फरवरी जो है ना, 2 फेब को क्या किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, WW डे। ओके, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये रामसर कन्वेंशन भी जो है ये वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए है। ओके, जितने भी वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड में उनकी कंजर्वेशन के लिए है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 था, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट रामसर साइट इन इंडिया। तो अब हमें बताना है कि सबसे रिसेंट रामसर साइट इंडिया में कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं यहाँ पे, हैदरपुर वेटलैंड। तो हैदरपुर वेटलैंड असल में क्या है, ये यूपी में एक वेटलैंड है, आप याद रखेंगे। एंड ये रिसेंट रामसर साइट है। तो टोटल अब हो चुकी हैं इंडिया में 47 रामसर साइट्स। इससे पहले 46 रामसर साइट थी, लेकिन हैदरपुर आने से क्या हो गया, 47 रामसर साइट्स होगी इंडिया में, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बाकी के दो ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, यानी वाधवाना वेटलैंड एंड थो लेक, ये दोनों जो हैं ये गुजरात में हैं, आप ये याद रखेंगे, गुजरात में ये दोनों। एंड ये बनी 40, यू नो, दिस वाज 45th एंड दिस वाज 46th वेटलैंड इन इंडिया। सो 47th हमारे पास बन गया कौन सा, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन इज। तो अब क्या है कि पहला हमें बताना है इंडिया का पहला रामसर साइट जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, आप देख पा रहे हैं ना, चिल्का लेक। ओके, सो चिल्का लेक इज एक्चुअली द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, अब ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये उड़ीसा में है, आप ये याद रखेंगे, चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम है नलबाना बर्ड सेंचुरी। ये चिल्का लेक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, बर्ड सेंचुरी। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पीशीज है जिसका नाम है इरावदे डॉल्फिन। ओके, इरावदी डॉल्फिन, डीपी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसका फ्लैगशिप स्पीशीज है, एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है चिल्का लेक का, तो आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में, लार्जेस्ट कोस्टल लगून, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे जो बाकी के दो ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, कभी कभी ये क्योलाडियो नेशनल पार्क जो है इसको भी कंसिडर किया जाता है एज ओल्डेस्ट रामसर साइट। ओके, ये भी 1981 में ही लिस्ट हुई थी, लेकिन जो फर्स्ट है वो चिल्का लेक को माना जाता है। तो अगर कहीं पे चिल्का लेक ना हो ऑप्शन में एंड ये हो तो आप इसी को टिक करिएगा, लेकिन अगर दोनों हो तो फिर आप चिल्का लेक को टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये केराडो नेशनल पार्क जो है ये असल में राजस्थान में है, आप ये याद रखेंगे। ओके, स्टेट जरूर याद रखेंगे आप, राजस्थान में है ये। एंड इसके साथ साथ जो आप यहाँ पे लोटक लेक देख पा रहे हैं ना, लोटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है एंड ये मणिपुर में है, इसको आप याद रखेंगे। जब हम रिवर्स पे एमसीक्यूज करेंगे तो मैं आपको वहां भी बताऊंगा रिवर्स एंड लेक्स पे। तो ये मणिपुर में है। एंड यहाँ पे क्या है, केबल लामजो नेशनल पार्क, केबल लामजो नेशनल पार्क जो कि क्या है, फ्लोटिंग पार्क है इंडिया में, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, फ्लोटिंग पार्क है केबल लामजो नेशनल पार्क, लोटक लेक यहाँ पे है। ओके, एंड एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, एज आई टोल्ड यू लोटक लेक जो है मणिपुर में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एंड नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है लोटक लेक, आप ये भी याद रखेंगे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट ओके इज लोटक लेक दैट इज इन मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ये था। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट एंड इज आल्सो द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो यहाँ में से इनमें से दिए गए क्या है, इनमें से दिए गई साइट्स में से क्या है, एक साइट ऐसी भी है जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है एंड वो रामसर साइट भी है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सांभर लेक। तो सांभर लेक एक्चुअली में क्या है, एक रामसर साइट भी है एंड इसके साथ साथ क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में। ओके, एंड कहाँ पे है सांबर लेक, राजस्थान में।
ओके, राजस्थान में है सांबर लेक। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे वुलर लेक जो है ये J&K में है, आपको पता है। एंड इसके साथ साथ क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर लेक इंडिया में ये सबसे बड़ा है वुलर लेक। एंड इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ लोटक लेक जो कि मणिपुर में है। और इसके साथ साथ बाकी 2 लेक भी हैं। कुलेरू लेक की बात करें तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में है ये, आंध्र प्रदेश। एंड इसके साथ साथ लोनर लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। ये इम्पोर्टेंट लेक्स भी हैं एंड ये रामसर साइट्स भी हैं। ये चारों की चारों भी रामसर साइट्स ही हैं एंड इम्पोर्टेंट लेक्स भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, लेकिन ये जानकारी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, सुंदरबन वेटलैंड इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, वेम्बडन कोल लेक। ये तो ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया है, चलो फिर वो कोई बात नहीं। एंड इसके साथ साथ इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पहला जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, सुंदरबन वेटलैंड। एंड ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसका एरिया है अराउंड 4230 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये सबसे बड़ा रामसर साइट है इंडिया में एंड ये वेस्ट बंगाल में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब स्मॉलेस्ट की बात आ गई है तो स्मॉलेस्ट की बात मैं बता दूं कि स्मॉलेस्ट जो है हमारा, ये है हमारा रेणुका वेटलैंड। ओके, रेणुका वेटलैंड ये कहाँ पे है जी, ये है हिमाचल प्रदेश में, HP। ये 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत छोटा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे वेम्बडन कोल लेक जो है ये भी एक वेटलैंड है, सॉरी ये वेटलैंड तो है ही एंड इसके साथ एक रामसर साइट भी है। तो ये मैं बता दूं ये केरला में है, केरला का एक इम्पोर्टेंट लेक है ये वेम्बडन कोल लेक। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट तो सुंदरबन है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट। तो देखो मैंने आपको काफी रामसर साइट्स भी बता दी एंड इंपॉर्टेंट जानकारी उनके रिगार्डिंग बता दी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास, मैंग्रोव्स आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, पहला स्टेटमेंट। तो मैंग्रोव्स क्या है, इंपॉर्टेंट, सॉरी सॉरी हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं। तो बिल्कुल ये पहला हमारे पास करेक्ट है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंग्रोव्स जो हैं ये बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ दे प्रोड्यूस ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैंग्रोव्स क्या करते हैं, ये ब्लाइंड रूट प्रोड्यूस करते हैं जिनसे इनको क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प होती है। तो चलिए इसको यहीं पे रखते हैं, दूसरा देखते हैं हमारे पास। दे रिक्वायर हायर सोलर रेडिएशन, बिल्कुल करेक्ट। दे आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इकोटून्स, जो मैंने आपको बताया कि एक जंक्शन होता है दो इकोसिस्टम्स के बीच में, इसको इकोटून कहते हैं। तो मैंग्रोव्स उनकी बेस्ट एग्जांपल हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सारे ठीक हैं, लेकिन एक गलत है जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, ये प्रोड्यूस तो करते हैं ब्लाइंड रूट्स, बिल्कुल सही है ये। उन ब्लाइंड रूट्स को नाम दिया जाता है न्यूमाटोफोर्स। ओके, ये कुछ इस तरह से है, इसको PNEUMATOPHORES, न्यूमेटोफोर्स, ये इस तरह से है। एंड इन्हीं को ब्लाइंड रूट्स कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स को। एंड मैं आपको बता दूं ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प नहीं करते हैं, ये असल में करते हैं रेस्पायरेशन में हेल्प। ओके, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रेस्पिरेशन में हेल्प कब करते हैं, जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, एनारोबिक कंडीशंस में। एनारोबिक में यानी क्या होता है, ऑक्सीजन के बगैर होती है ना रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन के बगैर ही होती है। तो ये तब हेल्प करते हैं प्लांट्स को, ये न्यूमेटाफोर्स। ओके, न्यूमेटाफोर्स। तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे। तो ये इसका जो है दूसरा ऑप्शन सॉरी इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होता, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता, तो ये भी करेक्ट हो जाता। थोड़ा सा मैंने ये इसको टेढ़ा किया है
ताकि आपको ज़्यादा ये स्ट्राइक करे जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो कोड्स हमारे पास क्या है, ओनली वन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट टू, बिल्कुल सब ठीक है 2 के बराबर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग है असल में ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इन इंडिया। तो लार्जेस्ट मैनग्रोव, इंडिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव कहाँ पे, कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन ग्रूव्स। ओके, सुंदरबन ग्रूव जो है ये सबसे बड़ा मैनग्रोव है इंडिया में, एंड मैं आपको बता दूं ये वेस्ट बंगाल में है। क्या है ये, वेस्ट बंगाल में है। एंड इसके साथ में मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि लार्जेस्ट रामसर साइट भी है सुंदरबन। ओके, लार्जेस्ट रामसर साइट भी है, ये भी मैंने आपको बताया है। रिसेंट रामसर साइट भी मैं आपको बता चुका हूँ, हैदरपुर। ओके, हैदरपुर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, ये जो है ना महानदी ग्रूव, कृष्णा गोदावरी ग्रूव, रत्नागिरी ग्रूव, ये भी मैनग्रूव्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो आप ये याद रखेंगे। महानदी ग्रुप की जहां तक बात है तो ये है उड़ीसा में। ओके, आप ये याद रखेंगे हल्का हल्का सा इसके बारे में। एंड इसके साथ साथ और कौन सा हमारे पास, कृष्णा गोदावरी ग्रुप। तो कृष्णा गोदावरी ग्रुप जो है ये है आंध्र प्रदेश में। एंड इसके साथ साथ रत्नागिरी मैनग्रोव साइट जो है ये है महाराष्ट्र में। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, पॉलिप्स दैट फॉर्म कोरल रीफ्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, एबॉटिक स्ट्रक्चर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, पॉलिप्स जो हैं ये असल में होते हैं एनिमल्स, एंड यही पॉलिप्स जो हैं बनाते हैं कोरल रीफ्स। ओके, कोरल रीफ्स जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं ओशंस में, एंड ये बनाते कौन है, हमारे पास ये पॉलिप्स छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं, यही बताते हैं। ये प्लांट्स नहीं होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, दिखते ये प्लांट्स की तरह है। ओके, कोरल रीफ स्ट्रक्चर होता ही ऐसा है कि ये प्लांट्स की तरह फ्लावर टाइप दिखता है, तो ये आप याद रखें, ये एनिमल्स होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कलर ऑफ कोरल रीफ्स आर बिकॉज ऑफ, तो अब हमें बताना है कि कोरल रीफ जो होता है ये कलरफुल बहुत ज्यादा होता है, तो इसके कलर किसकी वजह से होते हैं, तो इसके कलर होते हैं अलगे की वजह से। ओके, तो इनमें एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, देयर इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल रीफ्स, यानी बिटवीन पॉलिप्स एंड अलगे। तो अलगे की वजह से कोरल रीफ्स जो होता है कलरफुल होता है, अदरवाइज कोरल रीफ, कोरल जो होते हैं ये कलरफुल नहीं होते हैं। ओके, सो देयर इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इन इन अलगे को जूनसेंथलीन भी कहते हैं। ओके, ये भी आप याद रखें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कोरल रीफ। तो अब कोरल रीफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फ्रिंजिंग रीफ भी कोरल कोरल रीफ भी होता है, बैरियर रीफ भी कोरल रीफ टाइप है, एंड एटोल्स भी टाइप है कोरल रीफ का। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं टाइप्स हैं कोरल रीफ्स के, अब ये याद। अब इसके साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि कोरल्स भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, देयर आर हार्ड कोरल्स एंड देयर आर सॉफ्ट कोरल्स। ओके, तो हार्ड कोरल्स ही रीफ्स बनाते हैं, आप ये याद रखेंगे। सॉफ्ट कोरल्स रीफ्स नहीं बनाते, हार्ड कोरल्स जो हैं यही रीफ्स बनाते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा जिनको हम कहते हैं, एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, इसका ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो ऊपर जो क्वेश्चन चीज़ें बताई मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी कि हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स होते हैं। ओके, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं और रीफ्स जो हैं यही बनाते हैं। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक आपको कोरल ब्लीचिंग टर्म सुनने को मिलेगी। कोरल ब्लीचिंग होती है जब ये कोरल्स जो होते हैं इनके कलर फेड होने लगे। ओके, तो उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, जब डिके होने लगे कोरल्स, जब ये खत्म होने लगे, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि बैरियर रीफ जो होते हैं सब में से, इन तीनों में से बड़ा सबसे जो होता है वो बैरियर रीफ्स होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992, इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टार्ट कब हुआ? 1992 में। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मैंने इन्फॉर्मेशन रखी है आपके लिए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर क्या होता है, एलिफेंट सेंसस किया जाता है। जैसे लोगों का सेंसस होता है ना, इंसानों का सेंसस, वैसे ही एलिफेंट्स का सेंसस होता है, और ये हर 5 साल के बाद एक बार होता है। In every 5 years, under project elephant, census of elephants are being done, after every 5 years। तो हर 5 साल में एक बार होता है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलावा प्रोजेक्ट टाइगर भी जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, तो मैं आपको बता दूं ये लॉन्च किया गया था 1973, जो आप डेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं, इस ईयर में ये लॉन्च किया गया था। और इस टाइम पे क्या थे, देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स भी तो है ना इंडिया में, 9 टाइगर रिजर्व्स इस टाइम पे थे जब ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लॉन्च किया इन्होंने। एंड मैं आपको बता दूं करंटली देयर आर अराउंड 53 टाइगर रिजर्व्स। तो 53 टाइगर रिजर्व जो हैं आज प्रेजेंटली इंडिया में है। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको देता चलूं यहाँ पे, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें हम इंडिया में, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हमारे पास कहाँ पे है, ये है इंडिया नाग अर्जुन सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व। तो ये है इंडिया में नाग अर्जुन सागर, नाग अर्जुन सागर, ओके, नागार्जुन सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व, श्रीसालम टाइगर रिजर्व। तो आप ये याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा है। एंड ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों स्टेट्स में आता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आप ये भी आप याद रखें, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि टाइगर्स का भी सेंसस किया जाता है, टाइगर्स का भी सेंसस किया जाता है हर 4 साल के बाद, एवरी 4 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स टाइगर्स का सेंसस किया जाता है। एंड करता कौन है सेंसस, NTCA, नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये हर 4 साल में एक बार क्या करती है, टाइगर्स का सेंसस करती है। अब ये भी याद रखें। एंड ये NTCA जो है ये 2005 में बनाई गई, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ग्लोबल लेवल पे भी एक टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसको रखा गया नाम ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। तो ये ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया 2008 में, 2008 में, आप ये याद रखेंगे। ओके, इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स मिले हुए हैं, एंड ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी और जानकारी, जस्ट बेयर विद मी, कि टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया कब, टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया 1973 में। ओके, एंड इसके साथ साथ टाइगर जो है ये एंडेंजर स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है किसमें, IUCN रेड डेटा बुक जो है ना IUCN की, उसमें ये एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भी बनाई गई थी किसको कंजर्व करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1936 में, टाइगर को कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी। नेशनल पार्क तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का एक और वीडियो जो है वो अभी रिमेनिंग है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें हम सारा बचा हुआ चीज़ें कवर करेंगे। एंड इसके साथ साथ लास्ट जानकारी कि टाइगर को हम दो ही तरीकों से मार सकते हैं, लाइक दो ही कंडीशंस में टाइगर को मार सकते हैं, या फिर टाइगर बहुत ज़्यादा बीमार हो, इतना बीमार हो कि यानी वो डिसेबल हो गया हो, तो रिकवरी पॉसिबल ना हो, तो तब उसको हम मार सकते हैं। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो,
अगर वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो तभी हम टाइगर को मार सकते हैं, तो इन 2 कंडीशन के अलावा हम टाइगर को नहीं मार सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाना द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड वाज एनेक्टेड इन, ओके। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एनेक्ट किया गया किसके लिए, फ्लोरा एंड फाना की, फ्लोरा एंड फाना को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में। तो हमें बताना है कि कब इनेक्ट किया गया। तो इसकी जो करेक्ट, और यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी टाइम पे पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ओके। आप ये यहाँ पे याद रखें कि ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी चेंज आई थी कि 1972 से पहले क्या था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो था, ये क्या था, ये स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट में था ये स्टेट लिस्ट। मगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, ये पॉलिटी के रिलेटेड है। तो 3 तरह की लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है यानी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो लॉ बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों सेंटर भी और स्टेट भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन क्या था कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था ना, ये स्टेट लिस्ट में आता था, एज आई टोल्ड यू पीपल। लेकिन 1972 के बाद क्या हुआ, 1972 के बाद इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया ताकि सेंटर भी एक्शंस ले सके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो एरियाज हैं उन चीज़ों में। तो इसलिए ये फिर इसके बाद ये एक्ट भी पास किया गया सेंटर के द्वारा। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसके साथ इसके यहाँ पे और भी कुछ जानकारी है आपके लिए। 1981 में क्या होता है, 1981 में होता है पास एयर पोल्यूशन एक्ट, ओके। एयर पोल्यूशन एक्ट जो है ये पास होता है 1981 में। थोड़ा लंबा नाम है इसका, लेकिन मैं शॉर्ट में एयर पोल्यूशन एक्ट बता रहा हूँ। एंड इसके साथ 1986 में क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड इसके साथ मैं आपको और भी यहाँ पे एक चीज बता दूं कि वाटर पोल्यूशन एक्ट भी साइन हुआ है, लेकिन 74 में साइन हुआ, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो 1974 में क्या होता है, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट, ये साइन होता है 1974 में। तो आप ये याद रखेंगे ये एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है एज फार एज इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। चलते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, अटाकपा बर्ड सेंचुरी, अटाकपा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ। तो अब हम बर्ड सेंचुरी की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात होगी, एलिफेंट रिजर्व की बात होगी, मैनग्रोव्स की बात होगी। अब आते हैं हम अपने बर्ड सेंचुरी पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बर्ड सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, ओके। ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में ये बर्ड सेंचुरी जो है ना, कुलेरू लेक, मैंने आपको बताया ना, कुलेरू, देयर इज कुलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। तो कुलेरू लेक पे ही ये बर्ड सेंचुरी है, आप ये भी याद रखें। एंड कुलेरू लेक के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं यहाँ पे कि कुलेरू लेक जो है कृष्णा और गोदावरी जो रिवर्स है ना, वो जो डेल्टाज बनाती हैं उन डेल्टाज के बीच में है ये, ओके। कृष्णा एंड गोदावरी जो है, कृष्णा एंड गोदावरी जो रिवर्स हैं, ये जो डेल्टाज बनाती हैं उनके उन डेल्टाज के बीच में क्या है, कुलेरू लेक लोकेटेड है। वहीं पे अट्टाकप्पा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है जो कि आंध्र प्रदेश की बर्ड सेंचुरी है, ओके। आप ये भी याद रखें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आप दूसरा वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं ना, केरला, तो केरला में भी बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं एंड राजस्थान में भी बर्ड सेंचुरीज हैं। तो मैं आपको एक दो नाम दोनों के बारे में बता दूं। तो केरला में एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है कुमारा कोम बर्ड सेंचुरी, कुमारा कोम बर्ड सेंचुरी बीसी, अब ये याद रखें। एंड आपको पता है ये कहाँ पे, इसको एक और नाम रखा जाता है, वेम्बनाड, वेम्बनाड बर्ड सेंचुरी, वेम्बनाड बर्ड सेंचुरी, वेम्बनाड बर्ड सेंचुरी। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है, यहाँ पे वेम्बनाड लेक जो है ना केरला में, वेम्बनाड लेक जो है वहीं पे लोकेटेड है, तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया जाता है इस बर्ड सेंचुरी को। एंड इसके बाद में आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे, जो आप ये ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं ना, राजस्थान, तो राजस्थान में भी एक बर्ड सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी। तो एक नेशनल पार्क, सॉरी क्योलाडो नेशनल पार्क, आपको पता है कि कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। तो यहाँ पे भी एक बर्ड सेंचुरी है, आप ये भी याद रखिएगा। सो आई थिंक दैट्स इट।
ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज़। आई हैव ट्राइड के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसमें कवर कर सकूँ, एंड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, रामसर साइट्स, एलिफेंट रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरीज़। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एग्ज़ाम भी कुछ दिनों में होने वाला है। आई थिंक एसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट ज़रूर करेगा। जैसा कि आपको बताया कि 20th का एग्ज़ाम होने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या शुरू करें। हम हेरिटेज पे एमसीक्यूज लाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेरिटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स वेरी वास्ट। ओके, तो ये डुएबल नहीं है। ओके, हेरिटेज जो है ये डुएबल इस सेंस में नहीं है, क्योंकि टाइम को देखते हुए ये डुएबल नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बाकी जीके पोर्शन में जो हम कर सकते हैं, जो अच्छे से कवर हो सकते हैं। तो आप बताएं कमेंट में कि क्या चाहते हैं आप, किस पे हम वीडियो लाएं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहें।